हमारे समाज में एक समय था जब दहेज के लिए बहुओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। यहाँ तक कि कई महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती थी। कई बार तो शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला को जला दिया जाता था और ससुराल वाले ये कह के बच निकलते थे कि ये तो एक्सीडेंट था। ऐसे में महिलाओं को सुरक्षा देने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक खास धारा जोड़ी गई। धारा का नाम था धारा 498 ए, जो अभी नए भारतीय कानून में यानी कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 हो चुकी है। इसका मकसद था महिलाओं को दहेज की मांग पर होने वाली यातना से बचाना और दोषियों को कठोर सजा दिलाना। लेकिन वक्त के साथ इस धारा का गलत इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया और अब कई लोग इसे लीगल टेररिज्म भी कहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धारा 498 ए को समझें, इसके उद्देश्य, दुरुपयोग और इससे निपटने का उपाय, सब कुछ विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका एडवोकेट दीपक कुमार प्रजापति और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धारा 498 ई है क्या, इसमें लिखा क्या गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498 ई कहती है, अगर कोई पति या उसका रिश्तेदार महिला पे शादी के बाद क्रूरता करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है। क्रूरता का मतलब सिर्फ शारीरिक मारपीट नहीं होता है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग, बार बार ताना देना और आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी इसमें शामिल है। धारा 498 ए को गंभीर अपराध माना जाता है और ये नॉन वेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी महिला ने शिकायत की कि उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है, बार बार दहेज की मांग की जा रही है या उसको ताना मारा जा रहा है या उसके साथ किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हिंसा हुई है, तो पुलिस बिना वारंट के पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार कर सकती है। और इसी पॉइंट पे आता है असली खतरा, क्योंकि इसमें महिला की एकतरफा शिकायत पर ही कई बार पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है, भले ही बाद में वो शिकायत झूठी निकले। ये समझना जरूरी है कि धारा 498 ए अपने आप में एक ताकतवर हथियार है, जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह सुरक्षा देती है और यदि गलत इस्तेमाल किया जाए तो कई निर्दोष व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। दूसरी बात जो जानना सबसे जरूरी है वो ये है कि धारा 498 लगती कब है, किन परिस्थितियों में धारा 498 लगती है और कहाँ पे धारा 498 नहीं लगती है। पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया गया हो, उसे इस कदर प्रताड़ित किया गया हो कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला से लगातार उसके मायके से गाड़ी, सोना, चांदी या पैसे लाने को कहा जा रहा है और न लाने पर उसे मारा पीटा जा रहा है, तो ये केस 498 का है। लेकिन धारा 498 हर मामले में लागू नहीं होती। जैसे अगर सिर्फ सास ने कुछ कह दिया है, बहू की अपनी पसंद नापसंद को लेकर के कहा सुनी हुई है, तो ये 498 नहीं बनता है। सामान्य पारिवारिक कलह या बहस को भी क्रूरता नहीं माना जाता है, जब तक गंभीर मानसिक या शारीरिक चोट ना हो। लेकिन आज के समय में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। थोड़ी बहुत भी झगड़ा होती है तो सीधे 498 ए की केस दर्ज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि 498 ए का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए जांच जरूरी है। सीधे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जब तक क्रूरता की पुष्टि न हो जाए। तो याद रखिए, हर बहस, हर तकरार, हर सास बहू की लड़ाई 498 का मामला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद छोटी छोटी बातों को लेकर के 498 का केस करना ट्रेंड बन गया है, जबकि ये धारा तभी लागू होती है जब प्रताड़ना की गंभीरता हो और इसके पीछे साफ इरादा हो। और इसी कारण इस धारा को लेकर कोर्ट्स ने कई गाइडलाइंस जारी की है, ताकि निर्दोष लोगों को झूठे केसों से बचाया जा सके। कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कानून बनाया ही क्यों गया। तो इसके पीछे थी समाज की कड़वी सच्चाई। भारत में शादी के बाद महिलाओं के साथ दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किया जाना एक आम बात बन गई थी। कई बार तो उनको इतना सताया जाता था कि उनकी जान ले ली जाती थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हर साल हजारों महिलाएं दहेज की प्रताड़ना झेलती है और 1980-90 के दशक में तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। लिहाजा संसद ने 1983 में धारा 498 ए को आईपीसी में जोड़ा, ताकि पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिले और दोषियों को सजा दी जाए। अब सवाल ये है कि जिस कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वो अब एक हथियार कैसे बन गया। तो जैसे जैसे इस कानून की जानकारी बढ़ी, कुछ मामलों में महिलाओं और उनके परिजनों ने इस धारा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी घरेलू कहासुनी को दहेज प्रताड़ना का रूप देकर पूरे परिवार को आरोपी बना देना एक ट्रेंड सा बन गया। अगर किसी मामले में मूल आरोपी पति भी था, फिर भी पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को, उसके भाई बहन, माता पिता, उसके दूर के रिश्तेदारों को भी, जो वहां पे मौजूद नहीं थी, उनको भी एफआईआर में घसीट लिया जाता। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 498 अब हथियार बन चुका है।
यह कानून अब निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाए जाने का जरिया बन गया है। इसलिए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक का सिफारिश की, फैमिली वेलफेयर कमेटी गठन करने की बात कही ताकि एफआईआर से पहले जांच हो सके और पुलिस सीधे गिरफ्तार न करे, पहले साक्ष्य की जांच जरूरी है। यानी अब 498A में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले आरोपों की गंभीरता की जांच होगी, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बात साफ है, जहां इस कानून ने हजारों महिलाओं को न्याय दिलाया, वहीं इसके दुरुपयोग ने हजारों निर्दोषों को भी बर्बाद किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपका कोई सवाल है या आपके साथ भी 498 जैसी कोई मामला हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।